Now let's solve out some questions, some numericals over लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फार्मूला जो अभी जस्ट हमने सीखा है। आपके सामने स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रेडाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। तो पहली बात तो आपको समझनी चाहिए कि व्हाट इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली लेंस हमने सीखा है कि लेंस में दो सर्फेसेस होने चाहिए। तो अगर दोनों सर्फेस कॉन्वेक्स हैं, मतलब रफली लाइक दिस, ये थोड़ा मोटा लेंस बन गया बट दैट्स ओके। यहाँ पर दोनों ही सर्फेस क्या हैं, कॉन्वेक्स हैं। तो अगर ऐसा केस होगा तो उसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, या कभी कभी आपको सिर्फ कॉन्वेक्स वर्ड भी अगर सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है तो आप शेप ऐसे ही दिमाग में रखिए। तो इसके लिए आपको दिया हुआ है कि हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है। ये बीच में कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो जाहिर सी बात है एक इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक दूसरे सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो दोनों केस में यहाँ पर R1 और R2 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड वाइज। जस्ट फिलहाल मैग्नीट्यूड, अभी हम डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आपसे कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5 तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो अब यहाँ पे लगेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने क्या सिखाया हुआ है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो और कुछ आगे पीछे नहीं कह रहा है। इसका मतलब कि इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1.5 है, बाकी ये मटेरियल कहाँ पर है, ये मटेरियल एयर में है, तो यानी कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। यानी कि μ1 आपका सिंपली 1 है और μ2 जो है दैट इज 1.5। अब बात करते हैं R1 R2 की। तो R1 बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, R1 इज फ्रॉम पोल टू C1, दिस इज योर इफेक्टिवली R1। तो जब R1 हम कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात हम आगे जाएंगे ऐसे, मान लेते हैं कहीं पर ऑब्जेक्ट कोई होगा, कहीं पर भी, अगर लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट है तो R1 कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है हमारे पास, वो लाइट तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर R1 जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब हमारा R1 क्या होना चाहिए, R1 इज जस्ट 20। ओके। अब अगर हम R2 कैलकुलेट करने की बात करें तो R2 कैलकुलेट करने के लिए हमें कहाँ तक जाना है, हमें ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक जाना है। जब हम ऑप्टिकल सेंटर से C2 जा रहे हैं तो आपको ईजिली दिखाई दे रहा है ना कि हम इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि जो R2 होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी -20। सो इसलिए R2 जो होता है दैट इज नेगेटिव यहाँ पर। वैसे इस तरह के जितने भी केस होंगे हर जगह आपको यही मिलना है कि R1 विल बी पॉजिटिव एंड R2 विल बी नेगेटिव। अब हम इस फॉर्मूले में फाइनल वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो 1/f क्या होना है हमारा, μ2 बाई μ1, यानी कि सिंपली 1.5 माइनस 1। 1/r1 क्या होना है, वो होना है 1/20 माइनस ऑफ 1/-20। अब सोचो कि अगर यहाँ पर ये माइनस हम नहीं करते तो जाहिर सी बात है ये ओवरऑल क्या हो जाता, ये अभी प्लस हो रहा है नहीं तो ओवरऑल माइनस हो जाता है, नहीं कि ये क्या हो जाता है, बन जाता है जीरो। तो जब ये जीरो बन जाता है तो आप कहते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो गया, इसका फोकल लेंथ इसका इन्फिनाइट हो गया, बट ऐसा नहीं है, इसका एक फाइनाइट फोकल लेंथ है। तो इसलिए यहाँ पर ये -20 करना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 0.5 हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, वो आपको आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस फॉर्मूले की यही सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको R2 का साइन और R1 का साइन एकदम तरीके से सही सही लेना है। कोई केस आपको याद मत रखिए, हर सवाल एक का एक फ्रेश अप्रोच लीजिए। आपको अगर ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं भी थी तब भी ये सवाल बन जाता, बट आपको जस्ट ध्यान में होना चाहिए दिमाग में इमेज कि बाई कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये सवाल था। अब आप क्या कर सकते हो, आप सेम सवाल ट्राई कर सकते हो, सिर्फ बाई कॉन्वेक्स को बाई कॉनकेव बना लो एंड जस्ट ट्राई करके देखो कि आपको वैल्यू सेम आती है या फिर वैल्यू डिफरेंट आती है। ओके, एनीवेज वो आप खुद से करिए ट्राई। अब हम चलते हैं एक अगले सवाल पर। अब हम देखते हैं इस सवाल पे, तो आपको सामने फिगर पे एक चांद बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये चांद क्या है, यहाँ पर ये जो पहला सरफेस है, अगर हम इस फिगर के लेफ्ट से जाएं तो जो पहला सरफेस है वो बेसिकली कैसा है, वो कॉन्वेक्स है। और जो दूसरा सरफेस है वो कैसा है, वो कॉनकेव है। तो जब एक तरफ कॉन्वेक्स और एक तरफ कॉनकेव सरफेस होगा तो जो नेट लेंस बनेगा उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। अब आपको इस फिगर के लिए कह रहा है कि यहाँ पर जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और साफ कह रहा है कि ये थिन लेंस ही है। तो अब यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर।
तो बेसिकली ये दो वैल्यूज क्या है, एक C1 है और एक C2 है। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचो कि जो पहला सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस ए, और ये जो दूसरा सरफेस है उसको मान लेते हैं सरफेस बी, या सरफेस 1 या 2, कुछ भी कह सकते हो। तो जो पहला सरफेस है उस सरफेस के लिए फोकल लेंथ कह रहा हूँ सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और जो दूसरा सरफेस है सेकंड सरफेस सरफेस बी, उस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो अगर आप को इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप बस देखो कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, किसके लिए छोटा होगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका एक तरीका है कि यहाँ पर जो ये एंड हो रहा है ना, इस एंड पॉइंट को थोड़ा फर्दर और एक्सटेंड करो। तो देखो मैं सरफेस बी को एक्सटेंड करा रहा हूँ थोड़ा, ये ऐसा बनेगा, और सरफेस ए को अगर एक्सटेंड कराऊँ तो वो ऐसा बनेगा। अब आपको आई होप आइडिया लग रहा हो थोड़ा कि सरफेस ए जो है वो ज़्यादा बल्ज है और सरफेस बी जो है वो ज़्यादा फ्लैट है। तो जो सरफेस जितना ज़्यादा फ्लैट होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होता है। ये ए ज़्यादा कर्व्ड है, इसका बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ पर जो इन दोनों में से जो छोटा डिस्टेंस है वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यानी कि सरफेस ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर होगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस बात है सरफेस बी कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो दूसरा बचता है सरफेस बी क्या है इन दोनों में से ज़्यादा फ्लैटर सरफेस है, तो सरफेस बी कॉरस्पॉन्डिंग जो आर होगा दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो C1 बेसिकली आपको फर्स्ट सरफेस से कॉरस्पॉन्डिंग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और C2 सेकंड सरफेस से कॉरस्पॉन्डिंग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हमारे पास दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुके हैं। अगर ये मटेरियल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो मटेरियल बेसिकली ग्लास होगा, और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.5 होता है। और इसके बाहर में जब कुछ नहीं कह रहा है तो ऐसी बात है, बाहर में क्या है, जस्ट एयर है, तो यानी कि बाहर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो μ2 हमारा 1.5 हो जाएगा और μ1 हमारा 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 एंड 1/r1, या जैसे इसको हम RA कह सकता हूँ मैं, माइनस 1/RB। तो अब μ2 बाई μ1 यानी कि 1.5 माइनस 1, इस साइड आपका 1/f। अब देखो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो अगर कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट कुछ ऐसे आ रही है मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, पहले हमें निकालना है RA या R1। तो RA या R1 के लिए हम हमारा कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे हम किधर, C1 की तरफ। तो यहाँ से जब हम C1 जा रहे हैं इसका मतलब हम लाइट के इंसिडेंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फिर जब हम सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो उसका कैलकुलेशन भी कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे हम किधर, C2 की तरफ। यानी कि ये भी डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि वो भी क्या होना चाहिए, वो भी होगा पॉजिटिव। तो इसलिए आपका RA और RB दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो आपको 10-20 थे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद भी ये 10 और 20 ही है। तो इसलिए याद मत रखिए कुछ भी कि एक पर्टिकुलर सरफेस का क्या होता है, बिकॉज मल्टीपल केसेस बनेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिंपली पोल से जाना है टुवर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर आप गए तो वो वैल्यू पॉजिटिव है, उल्टा अगर गए तो वो वैल्यू नेगेटिव है। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये RA आपका बनेगा 1/10 और RB बनेगा 1/20। ओके, अब ये सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम मैथ्स अप्लाई करते हैं तो F आपको आ जाना चाहिए 40 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर लेंस की 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है हमारे यहाँ पर हमारे पास। तो दैट्स इट, ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। बस इस तरह के सवाल में ध्यान रखिएगा कि अगर आप भूल गए कहीं पर, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस सरफेस से कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ज़रा सा उस सरफेस को एक्सटेंड करो, उसके पैटर्न को समझो, आपको खुद बहुत दिखाई देगा। जो छोटा सरफेस है वो बेसिकली उससे कॉरस्पॉन्डिंग, जो ज़्यादा बल्ज है उससे कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर वो छोटा होगा, जो ज़्यादा फ्लैट होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर मान लो कोई अगर एकदम फ्लैट सरफेस है ना, प्लेन सरफेस ना, तो प्लेन सरफेस से कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चीज़ का, मतलब हम मान के चलते हैं कि ये सरफेस जो है वो कभी ना कभी इन्फिनिटी पे जाकर के शायद टर्न करेगा ना, मतलब ये अगर ऐसे जाए, जैसे कि ज़मीन को अगर हम देखें तो हमें फ्लैट लगती है, लेकिन हमें पता है ना कि ज़मीन फ्लैट नहीं है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। तो वैसे ही जो एकदम फ्लैट सरफेस होते हैं उनके लिए हम मान के चलते हैं कि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा टर्न ये लेने वाला है। तो फ्लैट सरफेस के केस में अगर एकदम कोई कंप्लीट फ्लैट सरफेस है और उसको हमको मैथमेटिकली फॉर्मूले में पुट करना है, तो फ्लैट सरफेस के केस में आप
ऑलमोस्ट मान लेते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका होता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इस बात को जो मैंने आपसे कहा कि फ्लैट सर्फेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट होता है, इसका इस्तेमाल आपको किसी न किसी लेंस के फोकल लेंथ निकालने में आगे पड़ने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एक और सवाल। सो हेयर वी गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। थोड़ा लंबा सवाल है, फिगर में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सवाल है, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाहर निकल करके आएगा। तो सवाल ये है कि एक पॉइंट सोर्स को प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको फिगर में तो दिखाई दे रहा होगा इसलिए कि यहाँ पर लेंस कौन सा है, मिरर कौन सा है। तो ये लेंस हमारे पास है जिसका फोकल लेंथ हमें कहा गया है इट इज़ 10 सेंटीमीटर। साफ दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में केस में हमने सीखा हुआ है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, तो एफ विल बी सिंपली 10 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है सोर्स कुछ यहाँ पर है, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो होना चाहिए -15, बिकॉज अगेन सेम लॉजिक, लाइट इधर से आएगी, ऑब्जेक्ट से आगे जाएगी, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाना पड़ेगा, तो इसलिए यू शुड बी नेगेटिव। अब सवाल यह है कि वेयर शुड अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द सोर्स इटसेल्फ। तो पहले बात ऐसा हुआ कैसे। तो सोर्स से लाइट निकलेगी, लेंस में जाएगी, लेंस पे होगा रिफ्रैक्शन दो बार, दो सर्फेसेस का, तो ओवरऑल रिफ्रैक्शन से इमेज कहाँ बनती है ये हमें पता है फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। तो मान लीजिए पहले इस फिगर में यहाँ पर कोई मिरर है नहीं, तो फिर इस लेंस की वजह से जहां पर इमेज बनती वही हमारी फाइनल इमेज होती, ठीक है। अब यहां पर एक मिरर आ गया, यानी कि जब लाइट निकलेगी तो फिर लाइट रिफ्लेक्शन इनकाउंटर करेगी अपने रास्ते में। और अब सबसे मेजर बात यहां पर यह है कि आपसे कहा जा रहा है कि फाइनल इमेज को सोर्स पे ही फॉर्म होना है। तो फाइनल इमेज का मतलब क्या है, जो फाइनल हमारा इमेज है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द सोर्स इटसेल्फ। तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ फाइनल, वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहला है लेंस, फिर है मिरर। यानी कि लेंस की वजह से एक इमेज बनेगा, फिर वो इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, वहां पर से जो लाइट निकलेगी वो जाएगी थ्रू मिरर, और मिरर पे क्या होता है, मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि यहां से जो फर्दर लाइट पीछे जाएगी वो फिर एक सेकेंड इमेज बनेगा। वो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप लाइट को फिर से जब पीछे जाना है तो फिर से इसको लेंस मिलेगा रास्ते में, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और तब जाकर के एक फाइनल इमेज फॉर्म होगा, और उसी इमेज की बात की जा रही है दैट इट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। अगर आपने मेरी बात फॉलो नहीं की तो मैं फिर से इस बात को कुछ इस तरीके से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले रास्ते में यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली तो रास्ते में आएगा पहले लेंस, लेंस के आगे क्या लगा हुआ है, लेंस के आगे एक मिरर लगा हुआ है। मिरर पे क्या होता है, मिरर पे होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट जो आती है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप इस फिगर को देखो, यहाँ से लाइट पहले आ रही है, मिरर के पास जा रही है, इसके फर्दर आगे नहीं जा रही है, इस ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली इट्स नॉट द रियल लाइन, इसको हम फर्दर एक्सटेंड कराते हैं टू शो द इंटरिम इमेज। अब उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप बस जस्ट ये देखो कि लाइट यहाँ से जब आ रही है आफ्टर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, तो फिर रिफ्लेक्शन होगा एट द मिरर। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, लाइट पीछे चली जाएगी, जब लाइट पीछे चली जाएगी, कौन सा मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, आपको इसलिए दिखाई दे रहा है, इसका फोकल लेंथ आपको देखिए पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमने सीखा था कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब जब लाइट पीछे जा रही है तो फिर से इसको रास्ते में क्या मिलेगा, फिर से लेंस मिलेगा दोबारा, यानी कि मिरर के बाद उसे फिर से एक बार और लेंस इनकाउंटर करेगा, फिर इस लेंस पे क्या होगा, इस लेंस पे रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनल इमेज जो कह रहा है वो इमेज एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फॉर्म करनी है। यानी कि बीच में तीन स्टेप्स आए, लेंस, मिरर, फिर लेंस, एंड द फाइनल इमेज इज गोना फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर लाइट जो है वो अपने पाथ को जस्ट रिट्रेस कर रही है, क्योंकि आपको फाइनल इमेज अगर ऑब्जेक्ट पर मिल रहा है इसका मतलब कि जाने का रास्ता और वापस आने का रास्ता एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि अगर सेम नहीं होता तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कुछ लेफ्ट या राइट फॉर्म हो जाता, लेकिन कंडीशन वही है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द सोर्स इटसेल्फ। इसका मतलब कि
लाइट का इनकमिंग पाथ एंड देन लाइट का रिटर्निंग जर्नी दोनों क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लेंस तक तो रिफ्रैक्शन हो गया। अब देखो इस बात का जो जवाब है वो बेसिकली मिरर की पोजीशनिंग पे ही डिपेंड करता है कि मिरर कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाए कि जब मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन हो और उस रिफ्लेक्शन का इमेज बने तो वो इमेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो पहले हमारा मेन सोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हुआ लेंस, लेंस का हुआ, लेंस के थ्रू क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। अब याद करो आप कि मिरर के केस में ऐसा कब होता है कि जब मिरर है यहां पर तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट हो और जो इमेज हो ये एक दूसरे जगह पे ही बन जाए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है जब ये ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो फिजिक्स है वही यहां पर बेसिकली अप्लाई होगी। आपने सीखा हुआ है कि मिरर के केस में जब स्फेरिकल मिरर होता है तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो एग्जैक्टली वही करना है हमें यहाँ। लेंस से जो इमेज फॉर्म होगा वो बेसिकली एक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। यही ऑब्जेक्ट अगर मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना हुआ है सी पर, तो ये मिरर अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके जो इमेज बनाएगा वो भी कहां बनेगा, वो भी बनेगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। यानी कि अब ये इमेज वापस से एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा फॉर दिस लेंस। अब आप देखो ये वही सेम लेंस है, उस लेंस ने पहले इमेज फॉर्म किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिरर के, और फिर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको दूसरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है रिटर्न जर्नी में। तो फिर उस ऑब्जेक्ट का वो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, फाइनल इमेज वो वहीं फॉर्म करेगा जहां से उसने पहली बार ऑब्जेक्ट को पिक किया था। तो बेसिकली रास्ते का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लेंस फिर मिरर, मिरर अपने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म कराएगा ताकि फिर यही इमेज एज एन ऑब्जेक्ट ऐड करे फॉर द रिटर्न जर्नी ऑफ लेंस, और फिर लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करा दे फाइनली उसी पॉइंट पर जहां से ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इसलिए मेन कंडीशन होल्ड क्या करता है, मेन कंडीशन होल्ड ये करता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट टाइम जब लेंस इमेज फॉर्म करा रहा होगा तो वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म कराए। फिर यही इमेज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा ये लेंस अपने सेकंड जर्नी के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है ये इसका जो फाइनल इमेज होगा वो मेन ऑब्जेक्ट पे ही फॉर्म करेगा। तो अब ये समझने में अगर एक बार थोड़ा लेंदी है क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोसेस हो रहे हैं, बट मैथमेटिकली बहुत ईजी काम है। अल्टीमेटली हमें एफ और यू पता है फॉर द लेंस, तो v तो हम इजी निकाल सकते हैं ना थ्रू द मिरर फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 1/v क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/f यानी कि 1/10, एंड माइनस ऑफ 1/u उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस ऑफ 1/u। u की जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, u की जगह हम पुट कर देंगे -15। तो ये ओवरऑल आपको v क्या आ जानी चाहिए, v आपको आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। यानी कि इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म करेगा थ्रू द फ्रॉम द लेंस। यानी कि ये जो 30 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म किया है वो इमेज कहाँ पे होना चाहिए, वो इमेज होना चाहिए ये जो मिरर है इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि यही पॉइंट होना चाहिए सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज फॉर्म होना चाहिए तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर क्या होता है, आर होता है 2f। इसका मतलब ये होगा 24 सेंटीमीटर। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर होगा मतलब कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। तो पूछा आपसे जा रहा है कि वेयर शुड अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस मच बी प्लेस सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द सोर्स इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं कि लेंस से आपको फर्दर इसे कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहिए।
ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होनी चाहिए, दिस डिस्टेंस शुड बी सिंपली 6 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस के बाद 6 सेंटीमीटर आफ्टर लेंस। ओके, जिन लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया वो इस वीडियो को अब स्टॉप कर दें, आपकी कहानी ओवर हो गई, आपको बात समझ में आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोर्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सोर्स है, सोर्स से लाइट निकली, लेंस पे गई, वेरी गुड, लेंस ने इमेज फॉर्म करा दिया। फॉर्मूले के हिसाब से जितना यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था, लेंस इमेज फॉर्म कराएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इटसेल्फ, तो 30 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म हो गई। अब कंडीशन ये है कि जब इमेज एक्चुअल में लाइट यहाँ तक आती नहीं है, लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी मिरर से ही, लेकिन इट अपीयर्स टू कम हेयर, इसलिए यहाँ पर इंटरिम इमेज फॉर्म करता है। अगेन याद रखिए आपका इंटरिम इमेज है, इट्स लाइक I1, क्योंकि जब आपका फाइनल इमेज है वो तो यहाँ बनना है। अब ये जो इंटरिम इमेज बना फ्रॉम द लेंस, ये बनना चाहिए इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्यों इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा इस मिरर के थ्रू, तो फिर सेकंड इमेज बनेगा I2, वो भी यहीं पे बन जाएगा, क्योंकि ये मिरर की प्रॉपर्टी है कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट बस वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो I2 यहाँ बनेगा, यानी कि ये जो आपका सेकंड इमेज बना था, दिस इज बेसिकली योर I2, दिस इज बेसिकली योर I1। अब क्या है, तो पहला I1 बना बिकॉज ऑफ लेंस, दूसरा फिर रिफ्लेक्शन की फिनोमेना की वजह से यही I1 एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया बाय द मिरर, उसने इमेज I1 की जगह पे ही फॉर्म कर दिया, यानी कि I2। और ये दोनों I1 I2 कहाँ पर है, ये दोनों C पॉइंट पर है, यानी कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब लाइट जो इधर से वापस जा रही है वो उसका फिर से क्या होना है, फिर से अब I2 जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा फॉर द लेंस। अब लेंस ये फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म कराएगा, लेंस ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए किसी एक तरफ वो बायस्ड है, जैसा वो लेफ्ट साइड बिहेव करेगा वैसे ही वो राइट साइड बिहेव करेगा। जब पहली दफा लेफ्ट साइड पर जब सोर्स था, उस सोर्स का इमेज उसने I1 पोजीशन पे फॉर्म किया। अब I1 पोजीशन पे ही जो फाइनल ऑब्जेक्ट है I2 इसी पॉइंट पर, उसको जब वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, दिस I2 विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, तो फाइनली फिर उसका वो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म कराएगा, जहाँ से उसने पहली दफा इसको पिक किया था, यानी कि फाइनल इमेज I, जिसको आप I3 बोल सकते हो या I बोल सकते हो, वो आपके सोर्स पर फाइनली फॉर्म हो जाएगी। बट ये तभी पॉसिबल है जब बीच में जो मिरर आया, उस मिरर ने I1 और I2 दोनों को एक ही जगह पर रखा। मान लीजिए ये I2 कहीं अलग जगह फॉर्म होता, मान लीजिए I2 यहाँ फॉर्म होता, तो इस I2 के कॉरस्पॉन्डिंग अब जब इसे लेंस पिक करता तो फिर I3 भी कहीं रैंडम जगह फॉर्म कराता। बट ये I2 चूंकि यहाँ पर था, तो थैंक्स टू दिस मिरर कि ये I2 I1 की जगह पर ही है, इसलिए फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म की। इस सवाल में मैंने इतना एम्फेसिस इसलिए दिया क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीट्रेसिंग ऑफ पाथ का। तो रीट्रेसिंग ऑफ लाइट तभी होती है जब एंड पर एक मिरर हो, तो एंड पर मिरर होना चाहिए और मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हो वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो मिरर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पॉइंट बना देगा और फिर जो पूरी लाइट है वो जस्ट रिट्रेस कर लेगी अपने पूरे पाथ को। तो ये अगर मान लीजिए आपकी बीच में 2 लेंस लगा दें, 3 लेंस लगा दें, लेकिन एंड पे मिरर को जो मिलना चाहिए इमेज वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलना चाहिए, फिर उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करके वो उसी पॉइंट पर दोबारा से एक इमेज बना देगा, और फिर वो इमेज बाकी जो बचे हुए शुरू के लेंसेज थे उनके लिए जब इस्तेमाल होगा, तो फिर से चूंकि लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो फाइनली जो इमेज है, फाइनल इमेज वो अपने सोर्स बना देगी। तो जब भी आपको ऐसे सवाल हो कि सोर्स पे इमेज बनाना है, तो लास्ट में देखो कि एक मिरर होगा, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो। फाइन। सो बाकी इसका जो नंबर पार्ट है वो तो बहुत इजी है। इस मिरर फॉर्मूला से हमने वैल्यू निकाली, 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर था 24 सेंटीमीटर, इन दोनों को माइनस कर दिया तो हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर आफ्टर द लेंस दिस मिरर शुड बी प्लेस्ड। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, अच्छा ही क्वेश्चन था एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद अगले लेक्चर में हम मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।